नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के जवाब में भारत के हर एक्शन से टेंशन में पाकिस्तान जो है वो आ चुका है। वो लगातार परमाणु हमले की धमकियां दे रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद हिंदुस्तान के हर वार पर पाकिस्तान की ओर से परमाणु बम की धमकी दी जाती थी, परमाणु ताकत की नुमाइश की जाती थी, परमाणु बमों की संख्या बताई जाती थी। वहां के नेता बार बार अपनी इस गीदड़ भभकी को दोहराते थे, लेकिन भारत के एक प्रहार ने पाकिस्तान की परमाणु धमकी को फुस कर दिया। जी हां, भारत ने जब पाकिस्तान के नूर एयरबेस को निशाना बनाया तो पाकिस्तान की चीखें निकल गईं। अमेरिका को फोन लगाकर गिड़गिड़ाने लगा और सीज फायर की शर्तों को मानकर घुटनों पर आ गया। भारत ने शुक्रवार शनिवार की रात के हमले में पाकिस्तान के एयरबेस और अन्य सैन्य ठिकानों पर भयंकर हमले किए। इससे पाकिस्तान को सेना को डरा दिया था, लेकिन इन सभी में से एक हमला ऐसा था जिसने इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया और उसके बाद की प्रतिक्रिया ने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया। वो हमला था नूर खान एयरबेस पर। भारत ने मिसाइल हमला कर नूर खान एयरबेस को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिका के कुछ अधिकारियों का मानना है कि यह एयरबेस पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नूर खान एयरबेस से कुछ ही किलोमीटर दूर पर पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड ऑफिस का हेडक्वार्टर स्ट्रेटेजिकल प्लान्स डिवीजन भी है, जहां से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की देखरेख होती है और सुरक्षा होती है। नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान इस बात को लेकर डर गया था कि भारत का अगला हमला उसी कमांड ऑफिस पर होने वाला है, और इसी डर के चलते उसने पाकिस्तान को फोन किया और सीज फायर की जो शर्तें थी वो मान गया, यानी अमेरिका को फोन करके। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं नूर बेस की ये तस्वीरें। तो ये नूर बेस की जो तस्वीरें हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो हमले से पहले और हमले के बाद की जो तस्वीरें हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बाद की जो तस्वीरें हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, और इन तस्वीरों को देख के समझिए कि पाकिस्तान को जो डैमेज है वो किस कदर हुआ है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि जो पाकिस्तान है वो अपने घुटनों पर बैठ गया था और अमेरिका को फोन करके इस बात के लिए कहने लगा कि जो अगला हमला होगा, जहां पर पाकिस्तान के एटॉमिक बम रखे हुए हैं वहां पर हो सकता है, लिहाजा सीज फायर किया जाए। और यही वजह है कि सेना की तरफ से, यानी डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि जो हॉटलाइन पर कॉल आया था वो पाकिस्तान की तरफ से आया था और पाकिस्तान की सेना सीज फायर चाहती थी, और उसके बाद सीज फायर पर जो है वो सहमति बनी है। लेकिन इस बात को समझना और जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के पूर्व अधिकारी ने भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की थी, और पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि भारत उसकी न्यूक्लियर जो कमांड है उस पर हमला कर सकता है, और नूर खान पर जो हमला था वो इसी दिशा में पहला कदम था। और एक्सपर्ट की भी माने तो भारत ने वाकई ऐसा किया तो उसका मतलब यह है कि आने वाले समय में पाकिस्तान में तबाही। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ मेजर अभय कार्की जी इस समय हैं, और हमारे साथ मेहरान मरी जी हैं, बलोच एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों का बेहद स्वागत है। सबसे पहले मैं मेजर अभय कार्की जी आपके पास आना चाहूंगा। जो रिपोर्ट है वॉशिंगटन डीसी की, जो रिपोर्ट आई या फिर अलग अलग जो पेपर्स की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो नूर खान एयरबेस था, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट, उससे कुछ दूरी पर उनका जो न्यूक्लियर प्लांट था और सारे न्यूक्लियर के जो वेपन्स थे वहीं पर रखे हुए थे, तो पाकिस्तान को उस पर हमले का डर था। लिहाजा पाकिस्तान की तरफ से एक सोची समझी रणनीति के तहत इस सीज फायर के लिए अमेरिका को मनाया गया। क्या इस बात को माना जाए? जी, अभी जिस हिसाब से इनपुट्स आ रहे हैं और जो मीडिया में भी आ रहा है और जो हमने भी सुनने में आया है, जो मेन कारण था कि 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान ने एकदम से अपनी मीटिंग करी है और नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी उसकी मीटिंग वहां पे कराई है रावलपिंडी में, और एक न्यूक्लियर की तरफ उन्होंने संकेत दिया है। इसका मतलब यही है कि एकदम से अगर वो न्यूक्लियर पे अपनी बात कर रहे हैं तो उनके कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एसेट्स को खतरा था। और जो 10 की रात को भारत ने हमले किए हैं, हमारी एयरफोर्स और मिसाइल्स ने,
हर एक एयरपोर्ट के उसके जो सर्वेलेंस रडार्स होते हैं जो कि दूर दूर तक देखते हैं और उनका पूरा एडी नेटवर्क सर्वेलेंस का उस पे डिपेंड होता है, वो हमने सारे उसके उड़ा दिए थे। इसका मतलब ये था हमारे हवाई जहाज, हमारी मिसाइलें कभी भी बिना बताए और बिना देखे हुए उसके बिना रिएक्शन के हमला कर सकती है। पहले तक वो यह सोचता था कि इंडिया शायद मेरे इतने अंदर तक और इतने सटीक निशाने नहीं लगा सकता है, और सटीक के साथ साथ जो वॉरहेड जो इस्तेमाल किए गए हैं, जितने उसमें ब्लास्ट हुए हैं और जो गड्ढे किए हैं, उससे उसको डर था, क्योंकि ये सबको ही पता है कि नूर खान में उनके एयर डिलीवर्ड न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उनका एक पोर्शन वहां पे रखा गया है और वो स्टोरेज फैसिलिटी में होता है। और जिस इंटेंसिटी और जिस पावर के साथ हमारे जो मिसाइल्स उस पर लगे हैं, और उनको ये भी पता है कि हिंदुस्तान को पता है हमारे वो कहाँ पे स्टोरेज है, तो ये खतरा उसके ऊपर ज्यादा था। और दूसरा खतरा ये भी था कि आज की रात तो ये हो गया है और इंडिया ने बता दिया था कि हम इसके ज्यादा भी कर सकते हैं। तो एक तो कितनी टाइम तक वो अपनी आवाम को झूठ बोलता, क्योंकि ये बम तो उसके शहरों के बीच में गिर रहे हैं। रावलपिंडी उसका जीएचक्यू है, जो जब अपने अगर हमने बताया कि हम मिलिट्री को नहीं एम कर रहे हैं, अभी भी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को, थोड़ा सा आप कोऑर्डिनेट चेंज करो, वो रावलपिंडी जीएचक्यू के ऊपर अगले हमले आते, और जहां पे यहाँ पे 4 मिसाइल गई हैं तो वहां पे आपकी 10 मिसाइल भी जा सकती थी। उसकी एयर डिफेंस नाकाम थी, उसकी एयर सर्वेलेंस नाकाम थी, और उसके पास वो 2 दिन से हमारे हमले नहीं रोक पाया था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन फिर भी नूर खान एयरबेस पर इतना हमला करने के बाद, 13 उनके 11 एयरबेस पर हमला करने के बाद हम सीज फायर के लिए तैयार हो गए। क्या मजबूरी हो सकती है या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव था? देखिए, जो अभी तक हमें जो अभी डीजीएमओ की ब्रीफिंग भी मैं सुन के आ रखा हूं, तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही बताया है। जो पहले मोदी जी ने बोला था और देश का जो उसने मिलिट्री एम रखा था, वो था कि ये जो टेररिज्म है और जो टेररिज्म के आका हैं और इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान के अंदर, जहां ये पनाह लेते हैं, जहां ये ट्रेनिंग करते हैं, उनको उड़ाओ। और मेरे ख्याल से हमने काफी अच्छा काम किया है। जो उनके सारे जो पहले दिन ही हमने उनके बेस उड़ा दिए थे, जो ट्रेनिंग सेंटर, और ये खासकर मुरीद के एलईटी और भावलपुर जैश के जो हमने ये पूरे इनके मरकज उड़ा दिए थे, वहां इनकी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई थी। उसके बाद हमारे डीजीएमओ ने आज ब्रीफिंग में बताया कि मैंने उनको 8 तारीख की सुबह फोन करके बताने की कोशिश की थी कि हमारा काम हो गया, हम ना आवाम के खिलाफ है पाकिस्तान की, ना आर्मी के। हमने टेररिस्ट को मारना था, हमने आतंकवाद की जड़ को मार दिया है, लेकिन उनका कॉल पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिसीव नहीं किया, और उसने एक मैसेज ऐसा भेजा कि अब हमारी बारी आई, अब हमें देखो। तो 2 दिन से पाकिस्तान ने अपनी बारी का इस्तेमाल किया, नाकाम रहा, और उन्हीं 2 दिनों में हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने बिना बॉर्डर को एयरप्लेन्स को क्रॉस करके जो नुकसान पहुंचाया है और जो उनकी एयर डिफेंस को बिल्कुल नंगा करके रख दिया था, उसके पास तब भी हमने सीज फायर के लिए हम सहमत हुए। मेरा बार बार वही सवाल है, सवाल मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं ना कि मुझे जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मेहरान जी मैं आपके पास आऊंगा। मुझे जवाब नहीं मिल पाया, मुझे जवाब इस बात का भी नहीं मिल पाया कि जिसकी घोषणा भारत सरकार को करनी चाहिए थी, रक्षा मंत्रालय को करना चाहिए थी, वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है। मुझे ये बात बेहद नागवार गुजरी, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे मेरे देश पर गर्व है, मुझे देश की सेना पर गर्व है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदरूनी मामले में कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो बोले, और उसका बैकग्राउंड क्या रहा है वो आप सब जानते हैं। अभय जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं मनोज जी आपके पास जाना चाहूंगा। मैं आपके इसी पॉइंट पे आ रहा था कि मार्क रूबियो की पहले दिन बात हो चुकी थी जयशंकर साहब से, और उधर पे मुनीर से, उनके चीफ से, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से बात हो चुकी थी। तो बातें, अगर कोई मध्यस्थता करने को आ रहा है उसको आप मना नहीं कर सकते हो। नहीं, मैं सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन मुझे ये बात नागवार गुजरी है। मैं एंकर के तौर पर नहीं और इंडिया डेली के एंकर के तौर पर नहीं, भारत का एक नागरिक होने के नाते मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। मनोज जी, जो ये बताया जा रहा है, ये अनाउंसमेंट के लिए अग्रीमेंट हो गया था, लेकिन अनाउंसमेंट हमने पहले करना था, लेकिन ट्रंप को पूरी दुनिया नहीं समझती है, वो अपनी जल्दीबाजी में उन्होंने ये ट्वीट डाल दिया था इससे पहले कि अरे वो तो कश्मीर को भी 1000 साल पुराना मुद्दा बता रहे हैं, अब उनकी बात क्या करें जिनको इतिहास की जानकारी नहीं है।
जी मनोज जी। उनको उनको जल्दीबाजी थी अपनी पीस मेकर नोबेल पीस प्राइज की। उस चक्कर में उन्होंने पूरे प्रोटोकॉल छोड़ के नोबेल कर पीस दिया था। प्राइज पर ना बहुत लोगों की नजर है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता और ये माकूल समय नहीं है कि मैं उस पर जाऊं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों की नजर है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिल जाए। मनोज जी आप। आशीष जी, पहले तो मैं सबसे पहले ये वाजे करना चाहता हूं अपने सभी लोगों को, जो मेरा आकलन है उसके मुताबिक हमने टारगेट, जब हमने पहले दिन 7 तारीख को 9 टारगेट ध्वस्त किए थे, हमारा उतना ही ऑपरेशनल का जो इनिशियल प्लान था वही हमारा सक्सेस था। उसके बाद तो उकसाने वाली बात थी। हम हमेशा बोलते रहे कि हम रिस्ट्रेंट करेंगे और हम नहीं चाहते एस्केलेट करना, और अभी जो हमें एस्केलेट करना पड़ा वो इट वाज एस्केलेटेड टू डी एस्केलेट। मेरा कहना यह है कि जो हम चाहते थे वो टारगेट हमने पहले दिन कर लिया था जब हमने 9 टारगेट को ध्वस्त किया था। उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो केवल उकसावे की बात थी जो पाकिस्तान ने किया, ये हमें समझना पड़ेगा। और जो जनता को जो आवेश में आके ये सब बोल रही है उनको मैं समझाना चाहता हूं कि हमारा देश, जरूरी नहीं है कि हम जाके उनके क्षेत्र में घुसे और उनको कब्जा करें। कब्जा करके उनको लेके करेंगे भी क्या? मेरी बात समझिए कि वो नहीं कब्जा करेंगे, उनका डीएनए थोड़ी ना बदल देंगे। उनके डीएनए में तो आतंकवाद है, उनका डीएनए आप थोड़ी ना बदल देंगे। कब्जा कर लेंगे, हमारे मुल्क में मिल जाएंगे, फिर आतंकवादी हम गतिविधि करेंगे, वो उनके डीएनए में। बात को समझिए, हम नहीं मिलाना चाहते अपने मिल्क। मैं भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मनोज जी विथ रिस्पेक्ट, जब हमने इतने अंदर तक घुस गए थे, एटॉमिक उनके वेपन्स कहां है, वो सारी चीजें हमें पता थी। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं सरकार ने कुछ सोचा होगा तो सोच समझ के ही ये फैसला लिया होगा। सरकार जाहिर तौर पर मुझसे ज्यादा समझदार है, वो सारी चीजें समझती है। लेकिन मेरा कंसर्न एक ही बात से है, और वो भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा कंसर्न है। कंसर्न यही है कि जो जानकारी मुझे सरकार से मिलनी चाहिए थी वो जानकारी मुझे किसी के ट्वीट से मिली, और ये बात हिंदुस्तानियों को चोट पहुंचाई है। इस बात को मानिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे फोन आए थे शुरुआत में जब ये ट्वीट मैंने देखा। जी उसका भी जवाब देता हूं। अभी देखिए, कल जब जो भी ट्वीट्स निकले हैं, पहले तो ही इज ट्वीट मास्टर, जो अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो जल्दीबाजी में रहते हैं, उनकी ट्वीट्स आप पूरी दुनिया जानती है। और कल भी सब मेरे, आप तो उसकी बात कर रहे हैं, मुझे तो उनके सारे ट्वीट्स पे आपत्ति है। उन्होंने कल कहा दोनों की लीडरशिप को अप्रिशिएट करते हैं, विदाउट दोनों को एक ही। आपने मनोज कुमार जी, आपने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के बराबरी पर ला दिया, मतलब यहां वाला मुल्क आपने यहां ला दिया। मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ इंडियन गवर्नमेंट को स्पेशल इनिशिएटिव लेके डोनाल्ड ट्रंप साहब को कुछ सिखाना पड़ेगा कि इतिहास क्या है। हम उनको इसके बारे में जानकारी, उनको इजराइल के बारे में, हमास के बारे में शायद जानकारी होगी। भारत के परिप्रेक्ष्य में उनकी जानकारी बहुत उथली लगती है। आप पूरी दुनिया जानती है किस तरह से उन्होंने बयान दिया, 1000 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट है और वगैरह वगैरह। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। मैं सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो कुछ भी हमने अचीव किया है वो रिमार्केबल है। उसके लिए हमारी सेना को, मेहरान मरी जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं मनोज जी, फिर मैं आपके पास आता हूं। मेहरान जी भी कुछ कहना चाहते हैं। मेहरान जी। मैं टोटली आपके साथ इत्तेफाक करता हूं। वी शुड नॉट ट्राई टू जस्टिफाई ट्रंप ने जो ब्लंडर किया। ना पाकिस्तान और मुल्ला मुनीर का तो बिल्कुल समझ में आता है कि वो तो एक फोन कॉल पे, मुशर्रफ को भी फोन कॉल आया था, यू विद अस अगेंस्ट अस, वो बोलता है सर जो भी आप बोलो। लेकिन ये एक जंग दो मुल्कों के बीच में था। इंडिया का प्रोगेटिव था कि वो जंग रोके या ना रोके, सीज फायर ना करे। ट्रंप का क्या लेना देना इसमें? इसमें ट्रंप को पाकिस्तान के लिए दुख होता है और बलूचिस्तान के लिए कोई दुख नहीं हो रहा, जो 70 सालों से हमारा जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है। एक बात मैं बोलूं, जैसे उक्राइन में वो यूनिलैटरली उक्राइन के बलबूते पे बात कर सकता है। इंडिया एक रीजनल सुपर पावर, एक सॉवरेन नेशन है। वो ना पाकिस्तान और उक्राइन नहीं है जो अमेरिका के टुकड़ों पे पलता है, तो वो मजबूर है कि उसके लाइन को फॉलो करे। तो इंडिया ने यहाँ पर खामोश होके थोड़ा लोगों को कंफ्यूज कर दिया। जी, इंडिया के अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो काफी अच्छी तरीके से हासिल कर रहे थे। अमेरिका के कहने पे इजराइल नहीं रुका। हमास ने जो हमला किया, इजराइल ने 1.5 साल अमेरिका का बात ही नहीं सुना। अपने मूड मुताबिक अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने अपना ऑपरेशन जारी रखा। हेलो, ऑपरेशन जारी रखा। जी मेहरान जी, आपकी पूरी बात समझ गया। मैं आपके पास आना चाहूंगा अभय जी। अभय जी, 1999 के आपको दौर में लेके जाना चाहूंगा। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, और उस समय पाकिस्तान पर जो हुकूमत कर रहे थे
वो थे नवाज शरीफ साहब, और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो बिल क्लिंटन थे। तो बिल क्लिंटन के पास एक सूचना ये आई कि जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका को ये जानकारी मिली कि पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने दो तरीके से जवाब दिया इसका, जो मैंने पढ़ा और जो मैं समझ पाया हूं, एक टेलीफोनिक माध्यम से और एक पत्र के माध्यम से, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने बेहद साफ कहा कि भले आधा हिंदुस्तान जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तान अगले दिन का सूरज जो है ना वो देख नहीं पाएगा। चाहे आप इंदिरा गांधी पर जाइए, जुल्फिकार अली भुट्टो को 1 घंटे तक खड़ा किया और बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी, स्टूल दिया। तो हमारा देश ऐसे प्रधानमंत्रियों का रहा है जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर आए हैं। सवाल ये नहीं है कि हमने आतंकवादियों को मार दिया, ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो गया। सवाल यह है कि क्या आतंकियों को जहां से ट्रेनिंग मिलती है, यानी जहां से उनको एनर्जी मिलती है, या फिर जहां से उन्हें पनाह मिलती है, यानी पाकिस्तानी आर्मी, क्या हमने कमर तोड़ी? क्या हमने मसूद अजहर को मारा? क्या हमने हाफिज सईद को मारा? अगर नहीं मारा तो फिर सीज फायर क्यों रोका गया? क्या पहलगाम के आतंकी मारे गए? देश ये जानना चाह रहा है कि क्या पहलगाम के आतंकी मारे गए? जब नहीं मारे गए तो सीज फायर रोका क्यों? जब आप एज पे हैं, जब आप अपनी पूरी चरम सीमा पर हैं। मनोज जी, आप उसका जवाब देना चाहते हैं, आप दीजिए जी, फिर मैं अभी जी आपके पास आऊंगा। अच्छा, ये बताइए आप जरा, इजराइल हमास के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में बताइए, क्या सारे कैदी छुड़ा पाया इजराइल अभी तक? क्या सारे हमास के एक्टिविस्ट का, टेररिस्ट का वो खात्मा कर पाया क्या? ये इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट विल टेक टाइम। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको समझना होगा जो हमारे इनिशियल टारगेट्स हैं उनको हमने अचीव कर लिया है, और बाकी के ऊपर हमारी कार्रवाई जारी है। किस तरह से हम करेंगे वो अलग बात है। हर चीज में सेना को इन्वॉल्व होके मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके मनोज जी, सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम पर सवाल कोई नहीं उठा रहा है यहाँ। नहीं, मैं क्रॉस करने की बात कर रहा हूँ। बॉर्डर क्रॉस करना जरूरी नहीं है हर चीज पे। आप समझ, हमारा ऑब्जेक्टिव है, अगर हम उसको अचीव कर पा रहे हैं तो हमारे देश को पता है भारत में आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे। मनोज जी, आतंकवादी हमले बंद हो जाएंगे। अरे इतने मदरसे हैं वहां से, 100 मतलब 1 महीने में इससे ज्यादा आतंकवादी वो निकाल देंगे। आशिक जी, मेरा बस एक ही इसमें कहना है, मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि पाकिस्तान, हमने बोल दिया कि अगर नेक्स्ट टेररिस्ट एक्ट हुआ तो इट विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। पर मेरी तो चिंता यही है, क्या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, वो एस्टेब्लिशमेंट क्या है अभी तक समझ नहीं आ रहा। पॉलिटिशियन तो कोई पूछता नहीं उनको, ये क्या पाक आर्मी के सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कब्जे में कर पाएगी, उनको संभाल पाएगी? ये मेरी चिंता है। मुझे नहीं लगता। अभय जी कुछ कहना चाहते हैं तो उसके बाद मेहरान जी आपके पास आऊंगा। जी, वाजपेयी जी और इंदिरा गांधी जी का जो आज बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्या वैसा क्या। जब कारगिल की युद्ध हुआ था 1999 का, आपने बोला था, हमारी एयरफोर्स को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे कि टाइगर हिल के पीछे पाकिस्तानी के एयरस्पेस में ना जाएं। उस चक्कर में हमारे 2 हवाई जहाज डाउन हुए हैं। अब क्या कौन कंपेयर करे? दूसरा बोलते हैं कि बेनजीर भुट्टो ने उसको स्टूल दिया, सॉरी इंदिरा गांधी ने उसको स्टूल दिया भुट्टो को। भुट्टो हैड चार्म्ड इंदिरा गांधी एंड ही वेंट बैक। ही सेड मैं 95,000 अपने प्रिजनर वॉर लेके आया हूं और मैं ठेंगा देके आया हूं इंडिया को। 93,000 जो लेकर आया, किसी ने स्टूल पे नहीं बैठाया था। ये कहानियां गढ़ना, ये कहानियां बहुत सारी किताबों में है। कहानियां नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। और बात कर रहे हैं, शिमला में अग्रीमेंट हुआ है, उसकी फोटो मैं तब एक यंग स्टूडेंट था, सारी फोटो देखी, कहीं पे मेरे को भुट्टो स्टूल में बैठा नहीं दिखा था। ये कहानी लिखने वालों ने तो हमारे इतिहास भी चेंज कर दिया है। इतिहास तो बहुत कुछ बदल रहा है, और बहुत कुछ बदल भी सकता था। अभय जी आपको नहीं लगता है कि इस समय माकूल जो समय था पीओके लेने का? देखिए, आप ये आईपीएल है, T20 मैच नहीं होता है लड़ाई। एक नेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है। स्टेट कर दिया था, प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन ही ऐलान किया था बिहार से। क्या थे उसके ऑब्जेक्टिव्स? इनको मिट्टी में मिला के रहूंगा, इनके आकाओं को मारूंगा और इनको दुनिया के किसी कोने तक नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने इनके आकाओं को, 100 आकाओं को मारा है, जिनको कि पाकिस्तानी फौज ने सलूट भी मारा है, इंटरनेशनल टेररिस्ट को। इनके जो वो 7 मरकज थे, जिनमें सबसे बड़े मैं तो 2 ही मानता हूं, मुरीद के और भावलपुर।
उनको उड़ा दिया है। मैं अब कल के टॉप में बता रहा था, मुरीद के और भागलपुर हमारी, जब मैं ये मैकेनाइज फॉर्मेशन से हूँ, जी मतलब जो स्ट्राइक फॉर्मेशन होती है इंडिया की, हमारी पूरी प्लानिंग होती थी कि आखिर में जाके 100 किलोमीटर बाद हम भागलपुर को इन्वेस्ट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन मेजर और जनरल हमारे मेजर losses जनरल कितने हम मेजर जनरल calculate अभय करते जी, थे। अब ये बताइएगा कि जो 17 लोग हमारे मुल्क के मारे गए पाकिस्तान की तरफ से, उसका क्या? नहीं, आप सिविलियंस की बात कर रहे हैं? जी हेलो। जी, मैं सिविलियंस की बात कर रहा हूं। हाँ, तो उसका उसका क्या, उसका भी तो अभी डीजीएमओ से आज पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उनके कितने मरे हैं, तो उन्होंने यही बताया था, मेरा काम है उनको बर्बाद करना, उनकी गिनती नहीं करना। 100 की तो आपको पहले दिन गिनती मिली थी। अब जो धीरे धीरे आएगा आपको और भी नंबर आएंगे। और ये नंबर गेम नहीं है, ये कोई कि अगर वो राजस्थान रॉयल ने 100 बना दिया मैं 101 बनाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। ये दिमाग की लड़ाई होती है। नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सेट आउट किए जाते हैं, उनको अचीव करते हैं। शहबाज शरीफ का कल आपने भाषण सुना था क्या रात में? किसका? शहबाज शरीफ का कल रात में? शहबाज शरीफ का सुना नहीं था, लेकिन वो उसने फिल्म फेयर अवार्ड के तरह थैंक यू थैंक यू थैंक यू करता वो उसने खत्म कर उसने दिया। पता है क्या बोला था? मैंने सुना था, उसने कहा था कि हमने भारत जैसे शक्तिशाली मुल्क को घुटनों के बल ला दिया। ये उसके शब्द थे, ये उसके शब्द थे। मैंने रात में रिपोर्टिंग की, रात में मैंने सुना, ये शब्द थे, ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा था। ये साइकोलॉजिकल वॉर जो है, साइकोलॉजिकल वॉर, आप ये समझिए। मैं बार बार इसीलिए सरकार को कह रहा हूं कि चीजों में साफ कोई क्लैरिटी आनी चाहिए। अबे जी आप सुनिए, वहां पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पूरा आके और दुनिया भर के चाइना को, अमेरिका को धन्यवाद दिया। हमारे कुछ समय तक हमारे वहां क्या था, सिर्फ 2 कर्नल और एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पूरी दुनिया को हैंडल कर रहे थे। आप लेवल देखिए, हमारे प्रधानमंत्री अभी तक मीडिया में आई भी नहीं है। उनका आके सबको थैंक यू, जैसे एक उधार लिया बंदा सबको धन्यवाद करता है कि मेरे को थोड़ी मोहलत दे दिए, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज और वो उसकी साइकी थी। वो अपनी पब्लिक को और कुछ जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इंडिया में, उन लोगों को शायद वो दिखा रहा है। कुछ भी बोले, वो प्रधानमंत्री है अपनी कंट्री का, वो कुछ भी बोले, वो उसकी मर्जी है। लेकिन फैक्ट क्या है पूरी दुनिया को पता है। हमने पूरी दुनिया को ब्रीफ किया है। आज की तारीख में हमने उनके कितने एयर स्टेशन के कितने रडार वगैरह जाके डिस्ट्रॉय किए हैं। और कारगिल की लड़ाई में हमको नचिकेता मिग 23 में था, वो बेचारा टाइगर हिल के पीछे नहीं जाना था, तो उसको मेहरान जी कुछ कह रहे थे। मेहरान जी, बहुत अफसोस होता है कि आप लोग के समझदार तजिया निगारों का बात सुने, आप लोग अभी तक पाकिस्तान के साइकी को समझ ही नहीं पाए। आप इतने लूक वार्म और ठंडे अप्रोच से उनके तरफ देखते हैं कि ये साइकोलॉजिकल वॉर है। जी, वो पागल कुत्ता है, आप उसके साथ साइकोलॉजी बैठ के बात करेंगे, आप उसके साथ दलील देंगे, वो पागल कुत्ते जैसे बिहेव कर रहा है सिंस द बिगिनिंग, और आगे भी करेगा। फिर यही भाषण होगा, फिर इधर बैठ के बात करेंगे। देखिए, हमने तो समझाने का कोशिश किया, हमने एस्केलेट नहीं करने का कोशिश किया। जी, यू नीड टू एस्केलेट। हमें कब रियलिटी सबके समझ में आएगा कि पाकिस्तान हैज टू बी डिसमेंटल्ड। एक हकीकत है, जब तक डिनाई करते जाएंगे, 100 साल बाद हम सेम डिस्कशन कर रहे होंगे। नया जनरेशन बोलेगा कि हमने तो बहुत अच्छा सॉफ्ट अप्रोच किया, लेकिन वो अभी तक समझ नहीं पा रहा है। वो कभी भी नहीं समझेगा। वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है जी, बलोचों का क्लियर है। We are very clear। फाइनल कमेंट लेते चले। फाइनल कमेंट आप ही। मेहरान जी, आपसे शुरू करूंगा। 3 मिनट है, एक मिनट सबके लिए। जी जी जी, फाइनल कमेंट यही है जी, वी हैव टू रीस्ट्रक्चर आवर थिंकिंग एंड आवर बिहेवियर। स्पेशली इंडिया एक रीजनल पावर है, एक ट्रंप जैसा, मानता हूं बहुत बड़ा लीडर है, वर्ल्ड पावर का लीडर है। ट्रंप क्यों उक्रेन और रूस के बीच में ऐसे यूनिलैटरली ऐलान नहीं कर सकता कि सीज फायर हो गया, अपने ट्विटर पे लगा दे? दूसरी तरफ पुतिन बैठा है ना कि इधर भी इंडिया एक सीरियस प्लेयर है इंटरनेशनल अरीना में, तो इंडिया कैसे खामोश? उसने ट्वीट दे दिया, हम बोले वो तो बच्चा है, वो ट्वीट लगा देता, खेलता है ट्विटर के साथ। ये कैसा बात है? दिस इज सीरियस डिप्लोमेटिक मैटर। मनोज जी जी, मेरा यही कहना है कि देखिए, ये तो गलत बात थी जो जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया। इट वाज नॉट इन गुड टेस्ट। एक बार नहीं, 2 बार किया। कोई बात नहीं, अभी आगे उसके तो और भी ट्वीट्स थे बहुत बेकार, पहले वाले वो पढ़िए ना। आप ये देखिए कि मार्को रूबियो पहले उन्होंने बात की शहबाज शरीफ से, पर उनको बात करनी पड़ी आखिर में आसिफ मुनीर से, मुल्ला से। क्यों? क्योंकि वहां तो लीडरशिप का पता ही नहीं है।
तभी आपने देखा शहबाज शरीफ किस तरह से कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कल आसिफ मुनीर के सामने। तो स्थितियां वहां अलग है। मैं इनको अपने मेहरान भाई को ये बोलना चाहता हूं, आप लोग लाएंगे उसको घुटने पे और ला रहे हैं, उसको छोड़िए, हम इंशाल्लाह। आपके साथ हैं। तीसरी बात, दैट्स द मोस्ट इसका- इंपॉर्टेंट जी, आप हमारे साथ इसका- तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। का डिसइंटीग्रेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, वो शुरुआत आपने की है। आज टीटीके ने वहां पे वजीरिस्तान में भी कुछ किया है, कल भी किया था, आज भी किया है। उधर से अफगान भाई आएंगे, उनको डोरन लाइन नहीं चाहिए। आप समझिए सिंध भाई वो अपना देश ले, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं हमारे नहीं, अगर हम ले लेंगे मनोज जी तो उसका कर्जा हमें चुकाना पड़ेगा, जितना उसके ऊपर $1 बिलियन कर्जा है वो कर्जा हमें चुकाना पड़ेगा। मेहरान भाई अभय जी, घुटने पे है ऑलरेडी। अभय जी आखिरी कमेंट, समय की कमी है, 1 आप लोग मिनट। हमारा साथ दें। अरे आपके साथ मेहरान भाई हर कोई है, मैं भी हूं, अभय जी भी हैं, मनोज जी भी हैं, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है जी। मेहरान जी, आप भी मत रखिए, आश्वस्त आप भी है मत कि रखिए। पूरे हिंदुस्तान का दिल आपके साथ धड़कता है और Thank आपकी फतेह एक दिन होगी, जरूर होगी। लेकिन दुनिया की जो चाल है उसमें हम एक नहीं, दशक नहीं, सेंचुरीज में भी चीजें करते हैं। अभी हमने उसका पानी रोका है, उसका हुक्का भी बंद करेंगे, उसका खाना पीना भी बंद करेंगे। वो टूटने पे मजबूर होगा। उसके पास पेट्रोल इंशाल्लाह। भरने के लिए पैसे नहीं थे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके जो फौजी ताकत से हम आप सबको हमको डराता था, वो बिल्कुल बदनाम और डिस्क्रेडिट होके जी, रह गई है। जी तो और जो आपका मूवमेंट चल रहा है, आप लगे रहिए। बेहतरीन मूवमेंट है और उसमें खुदा आपको ईश्वर आपको सफलता दे। विजय मेहरान दिलाएगा। जी, अभय जी आपका और आपका भी बेहद शुक्रिया। मनोज जी एक लास्ट चीज बोलना जी, चाहता हूं। जी जी मनोज जी, एम है इकोनॉमिक पावर बनना, जिसके लिए हम अग्रसर हैं। वो अगर हम 4th और 3rd बन जाएंगे लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसके बाद देखिएगा ना, हो रहा है, जल्दी हो रहा है, जल्दी हो जाएगा। जी। इंटीग्रेशन हो रहा है। हम इनकी लड़ाई में क्यों पड़े हैं, इनको तो के साथ क्यों पड़े हैं? जी हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे और चाइना के जो मंसूबे हैं वो बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि चाइना इस बात को समझता है कि जो यूएस के बीच में टैरिफ का जो वॉर चल रहा है, जाहिर तौर पर वहां की सारी बड़ी जो कंपनियां हैं वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और अगर भारत को युद्ध में फंसा दिया जाए तो इसका सीधा एडवांटेज जो है वो चाइना को होगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया।